हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग बिजनेस का चैप्टर करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। और बुक के अंदर आपका ये चैप्टर नंबर होगा 10। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम जैसे है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो ये पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, आज हमने ये सीखना है। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा है, पब्लिक है या फिर प्राइवेट सेक्टर है। तो बेटा जिसके अंदर 100% ओनरशिप जो होगी, 100% ओनरशिप जो होगी वो किसकी होगी, प्राइवेट पीपल्स की होगी। प्राइवेट पीपल, या फिर आप बोल सकते हो जिसके अंदर ओनरशिप कैसी होगी, प्राइवेट ओनरशिप होगी, मतलब कि प्राइवेट लोग ही इसको चलाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर। दूसरी बात, इसका मेन मोटिव जो होगा, इसका मेन मोटिव जो होगा वो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरी बात, लेस या फिर नो गवर्नमेंट कंट्रोल। जिस सेक्टर के अंदर ये तीनों चीजें अवेलेबल होंगी उसको हम कौन सा सेक्टर बोल देते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या कहना चाहता है वो, कहता है सर प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जो ओनरशिप होगी वो टोटली 100% प्राइवेट पीपल की होगी। दूसरी बात, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल ना के बराबर होगा। तीसरी बात, इनका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर बोल देते हैं। कौन सा सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। समझ आया क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर सारी ओनरशिप किसकी होगी, प्राइवेट पर्संस की, उसको हम कौन सा सेक्टर बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर बोल देंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। जैसा मैंने आपको मीनिंग में क्लियर किया है, यही मीनिंग से ही फीचर्स निकल के आते हैं, मीनिंग से ही फीचर्स निकल के आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो फीचर डिस्कस करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ नाम दिए हुए हैं, बड़े नाम जो आपने भी सुने होंगे, प्राइवेट सेक्टर के नाम हैं। सबसे पहले है अंबानीज ग्रुप, जो कि रिलायंस का पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, रिलायंस टेलीकॉम जैसे आप लोग यूज़ करते थे रिलायंस। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अलावा है रिलायंस कैपिटल। ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं। दूसरे पे आपके आ जाते हैं बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप से आपको मिल जाएगा बिरला यामा। यामा आपने बाइक सुना होगा, यामाहा R15, ये बाइक्स आती थी यामा की। तो बिरला का जो एक प्रोडक्ट है या एक पर्टिकुलर सेगमेंट है वो है यामा का, वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है। उसके बाद सेंचुरी प्लाईवुड का आपने नाम सुना होगा कई बच्चों ने, तो सेंचुरी प्लाईवुड जो है वो भी किसका है, बिरला वालों का है। उसके बाद है ग्रासिम इंडस्ट्री, MRPL, ये बिरला ग्रुप में आ जाएंगे। उसके बाद टाटा ग्रुप्स में आपके टाटा पावर आ जाएगा, टेल्को हो जाएगा और टिस्को आ जाएगा। ठीक है, ये सारी कैसी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। क्लियर बेटा, या प्राइवेट सेक्टर है। फर्स्ट फीचर है, इसका फर्स्ट फीचर लिखा हुआ है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, जो आपका प्राइवेट सेक्टर होगा इसका मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। मतलब इनको स्टैब्लिश करने का मेन जो मोटिव, मेन उद्देश्य जो लेके चलेंगे वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनका एक
मोटिव होता है वहाँ पे, उसको भी ये प्रॉपरली क्या करते हैं, साथ साथ फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन मेन जो आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप देखोगे वहाँ पे, देखो हम कोई भी काम करते हैं तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है वहाँ पे, कि हम लोग वहाँ से सैलरी लें, प्रॉफिट अर्न करें। दूसरा जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है कि हमने वहाँ पे साथ साथ हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी हम साथ साथ पूरा कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्राइवेट ओनरशिप। दूसरा इसका फीचर क्या निकल के आया, प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे जो ओनरशिप होगी वो कैसी होगी, प्राइवेट होगी, यानी कि 100% ओनरशिप जो होगी, 100% ओनरशिप वो किसकी होगी, प्राइवेट पर्सन्स की होगी, प्राइवेट पर्सन्स की होगी। तो ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ, प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस मतलब क्या है इसका सर? बेटा इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सक्सेस क्या होती है, सक्सेसफुल हम किसको बोलते हैं, जो अच्छे से ग्रो कर रहा हो, जो अच्छे से ग्रो कर रहा हो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये बड़ा सक्सेसफुल है, बोलते हैं ना, ये आपने सुना है। तो प्राइवेट सेक्टर जो होगा उसका प्रॉफिट ही उसका सक्सेस का एविडेंस होगा, उसकी सबूत, उसकी सक्सेस का जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी या आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आपका बिजनेस कैसा है, सक्सेसफुल बिजनेस है। और अगर आपका बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा तो हम उसको कैसा बोलेंगे, अनसक्सेसफुल बिजनेस बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्राइवेट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी वो कौन सी होगी, प्राइवेट मैनेजमेंट होगी। यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे होंगे वो कैसे सेक्टर से बिलोंग करते होंगे, कैसे लोग होंगे, प्राइवेट ही पीपल क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सारी मैनेजमेंट कौन करेगी, प्राइवेट पीपल। अगर ओनर है तो ओनर करेगा मैनेजमेंट, और अगर कंपनी की फॉर्म है वहाँ पे तो उस केस के अंदर जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिनको उन्होंने इलेक्ट किया हुआ है वो लोग इसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप कैसी होती है, प्राइवेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इज लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कि जो पॉलिटिकल इंटरप्शन है, या फिर आप इन्वॉल्वमेंट बोलो, या फिर आप ये बोल सकते हो चेकिंग जो है वो बहुत रेयर होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे कम होता है क्योंकि सारी की सारी ओनरशिप किसकी है, प्राइवेट पीपल्स की। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज की फॉर्म्स क्या क्या हैं, फॉर्म्स का मतलब तरीके, कौन कौन से टाइप्स हैं उसके, किस किस तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर जो फॉर्म्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो इसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, नॉन इनकॉर्पोरेटेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म। और दूसरी जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी। जो फॉर्म रजिस्टर्ड है उसको हम कौन सी फॉर्म बोल देते हैं, रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर दो तरीके के आपको टाइप्स मिलेंगे, या दो टाइप्स मिलेंगे, एक होंगे नॉन इनकॉर्पोरेटेड और एक होंगे इनकॉर्पोरेटेड। इसको मेरे को बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम से क्लियर किया हुआ मैंने यहाँ पे।
जिन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जिसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसको तो हम कौन सा बोल देते हैं, इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स। जैसे कि आपने पढ़ा है कंपनी, जैसे आपने क्या पढ़ा है, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो इसके अंदर आ जाएगा। और ऐसी फॉर्म्स जिनको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ता, उसको हम कौन सी बोल देते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होंगे। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप या आप इसको याद होगा आपको सोल ट्रेड के नाम से। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सिंगल पर्सन ही सारा काम करता है, सिंगल पर्सन ही मैनेज करता है, सिंगल पर्सन ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सिंगल पर्सन ही डिसीजन लेता है, सिंगल पर्सन ही सारा रिस्क बियर करता है। तो जहाँ पे सारा का सारा काम, वर्किंग का नहीं बोल रहा मैं, ये चीज़ें बोल रहा हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट, ये सारा का सारा काम कौन करता है वहाँ पे, सिंगल पर्सन। तो सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप जो है आपकी, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको हम कौन सा बोल देते हैं वहाँ पे, नॉन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी आपने पढ़ा हुआ है, जहाँ पे एक पार्टिकुलर फैमिली के लोग किसी बिजनेस को रन करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल देते हैं। और आपको बताया गया था कि इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अंडर इसको क्या नाम है, एस्टेब्लिश किया जाता है। बट इसके लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी नहीं करनी, उसको गवर्न करने के लिए हिंदू लॉ है। यहाँ पे आपको ये बताया गया था कि यहाँ जितनी भी मैनेजमेंट होगी वो सारी की सारी मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता, या फिर आप उसको मैनेजर भी बोल सकते हैं। और ये कौन पर्सन होता है, ये वो पर्सन है जो उस फैमिली का सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़ा पर्सन होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं वहाँ पे, कर्ता। सारी डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, कर्ता करेगा। कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। बाकी जितने भी मेंबर हैं उसके अलावा जो कर्ता के अंडर काम कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो ट्राई करता है कि अच्छे से अच्छे डिसीजन ले, क्योंकि जितना अच्छा डिसीजन वो लेगा उतनी उसकी लायबिलिटी कम इंक्रीज होगी। ठीक है। और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं उन सबका इक्वल शेयर होता है फैमिली के अंदर। मेंबर प्रॉफिट के लिए डिमांड नहीं कर सकते कि आप हमारे को प्रॉफिट दो ही दो, लेकिन वो चाहें तो जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसको डिवीजन के लिए वो बोल सकते हैं कि आप इसको डिवाइड कर दो, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के शेयर के लिए वहां पे शोर नहीं कर सकते कि प्रॉफिट मेरे को दो ही दो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको बताया गया था कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस को चलाते हैं और बोलते हैं कि हम इसका जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप। मतलब कि जब लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी बिजनेस को रन करते हैं और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप। यहाँ पे मिनिमम मेंबर होते हैं 2, मैक्सिमम नंबर होते हैं 50। आप मिनिमम 2 मेंबर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको पता ही है लिमिट 50 की है। इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं, जो भी उन्होंने अपनी रेशो प्री डिसाइडेड होती है, जो पहले से रेशो डिसाइड की हुई होती है उसके अंदर। और जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो पार्टनर लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करता है इसके अंदर, पार्टनर्स करते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट जो फॉर्म है उसका नाम है जॉइंट वेंचर। आपने इसको सुना नहीं है, जॉइंट वेंचर। ये हूबहू कुछ हद तक पार्टनरशिप की तरह ही होता है। इसके अंदर बस फर्क ये है कि मिनिमम तो 2 होने चाहिए मेंबर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और पार्टनरशिप में और इसमें दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ये किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे बनाई जाती है, ये भी जॉइंट वेंचर को भी। वहाँ पे जो
मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्टनर। और जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है को वेंचर्स। जो जॉइंट वेंचर है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो जॉइंट वेंचर है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस है और मेरा जो ब्रदर है उसका बुक्स का बिजनेस है। तो मेरे पास शारदा स्कूल से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपको हमारे स्कूल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, यूनिफॉर्म्स की भी और बुक्स नोटबुक्स सारी। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे सिर्फ वो बुक्स कंप्लीट करनी थी आपके सेशन के स्टार्टिंग में। तो मेरे ब्रदर ने और मैंने बोला कि चलो हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं और हम दोनों वहाँ पे सारा सामान जो है वो पहुँचा देते हैं। जैसे ही वहाँ सारा सामान पूरा हो जाएगा, जैसे ही वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमारा जो वेंचर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप जो हो, आपके पास लेबर अवेलेबल नहीं है बट मटेरियल सारा अवेलेबल है। तो आपने क्या किया, किसी पर्सन को बुलाया, ठेकेदार जो आप बोलते हो उसको, कॉन्ट्रैक्टर को आपने ठेकेदार को बुलाया और उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया कि हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे और जैसे ही बिल्डिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आप अलग और मैं अलग। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, जॉइंट वेंचर में ऐसा होता है जैसे ही पर्पस पूरा होता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा आपको कोई नया पर्पस होगा, दोबारा से जॉइंट वेंचर को बनाना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है, लेकिन जॉइंट वेंचर के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये इसके अंदर आ जाएगी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी हुई है। जब बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस के अंदर आप क्या कर देते हो, वहाँ पे कंपनी खोल लेते हो। कंपनी के अंदर आपको पता ही है कि जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है और यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो सबके बीच में हो जाता है। जो मेंबर होते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, जो शेयर परचेज करते हैं आपकी कंपनी के। और इसके अलावा आपको कंपनी में आपने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो लार्ज स्केल पे काम करती है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है। और एक बड़ी ही खास बात कि इसको मैंने इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म या रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि आपको इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपको इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। और जो आपकी कंपनी है वो दो टाइप की होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो जो प्राइवेट कंपनी है आपको बताया जा चुका है कि वहाँ पे मिनिमम मेंबर्स के हिसाब से और मैक्सिमम मेंबर के हिसाब से सारा काम किया जाता है। पब्लिक कंपनी है वहाँ पे मिनिमम तो 7 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपको डिफरेंस करवाया था मैंने। तो दोनों टाइप की कंपनीज होती हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। इसके बाद जो हमारा है उसको आपने पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको पता है कि ये जो है ये इस्टेब्लिश होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर। इसका जो एक्ट है वो 1912 है, इसका जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसके अंडर इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, यहाँ तक जितनी भी फॉर्म्स आपने पढ़ी इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मेन मोटिव जो होता है वो होता है अपने मेंबर्स को सर्व करना। जो इनके मेंबर हैं उनको सर्व करने का काम ये लोग करते हैं। और काफ़ी तरीके की आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रीड की हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, या फिर क्रेडिट सोसाइटी है। काफ़ी टाइप की आपने सोसाइटीज़ रीड की हुई हैं, वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं, कोऑपरेटिव। तो ये आपका प्राइवेट सेक्टर है जो आपको आज समझाया गया है। आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो जैसा आपको बताया गया था हर वीडियो के लास्ट में, अब हम लोग बताते हैं आपको कि आपका ट्यूसडे को और फ्राइडे को डाउट्स के लिए क्लासेस होंगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर वहाँ पे आएँ ट्यूसडे और फ्राइडे, और उस डे पे आके आप हमारे साथ आपका इंटरेक्शन होगा,
आप मिलोगे हमारे से तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और इंटरेक्शन होने से लाइव कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हम एक दूसरे को जान पाएंगे, पता चल जाएगा कि किसकी जो ग्रेस्पिंग पावर बोल सकते हो या कैचिंग पावर आप बोल सकते हो, किसी कैचिंग पावर एक्स्ट्रा है, किसकी कम है, तो उसके हिसाब से हम क्लासेस को भी इजीली थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़, जैसे अब आपको ट्यूसडे को आना है तो आप ट्यूसडे को ज़रूर स्कूल आएँ और फ्राइडे को भी ज़रूर स्कूल आएँ, वहाँ पे आके अपने डाउट्स लें, ठीक है बेटा। थैंक यू।